हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 14 जनवरी और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का सेशन, तो कृपया अंत तक बने रहें। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। 2021 का जो इंडिया स्टेट का जितने भी स्टेट है उसका जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है कि कहाँ कितना गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर में और कहाँ कितना लॉसेस हुआ है, वो सारा रिपोर्ट इसमें आता है। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो देख लेते हैं क्या है न्यूज़ में। तो रिसेंटली जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिलीज किया है एक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो ये जो है अक्टूबर 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ जो कि प्रोपोज्ड हुआ कि जो ये मिनिस्ट्री है उस टू फॉरेस्ट कन्वर्शन एक्ट 1980 टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस किया जाना चाहिए फॉरेस्ट गवर्नमेंट इन इंडिया में। जो फॉरेस्ट गवर्नेंस इंडिया में उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। और ये जो एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है यानी फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो एक्ट बनाया गया था उस 1980 का, उसमें चेंजेस करने चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ये मैप को देखें बहुत ध्यान से तो हमें दिखता है कि सिंस 2019 तक में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट कवर का लॉस भी हमें देखने को मिला है। जैसे अगर हम लोग पहले गेन की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर का हमें गेन देखने को, फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है जो कि बढ़ा है। उसी तरह तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। उड़ीसा में 537 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। कर्नाटका में 155 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। और वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ पे भी 110 स्क्वायर किलोमीटर 110 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बढ़ा है इस क्षेत्र में। ठीक है, वहीं अगर लॉसेस की बात करें तो कहाँ फॉरेस्ट कवर का लॉस देखने को मिला है तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। 257 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर का जो लॉस है हमें देखने को मिला है। मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय में भी फॉरेस्ट कवर में हमें लॉस देखने को मिला है। तो क्या क्या की पॉइंट्स है आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या है अबाउट, तो इट इज एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पब्लिश्ड एवरी 2 years बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यानी हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियाज में जो फॉरेस्ट ट्री कवर है उसका असेसमेंट के लिए रिपोर्ट रिलीज की जाती है, पब्लिश की जाती है। फर्स्ट सर्वे जो किया गया था जिसको पब्लिश किया गया था 1987 में एंड ISFR 2021 में इसका 17th सर्वे जो है पेश किया गया है। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट ब्रिंग्स आउट सच ए सर्वे एवरी 2 years। इंडिया कुछ कंट्री में से एक कंट्री है जो इस तरह का सर्वे हर 2 साल में पेश करता है। तो दिस इज वाइडली कंसिडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड रोबस्ट। ठीक है, तो द ISFR इज यूज्ड इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ये जो ISFR है ये प्लानिंग करता है, फॉर्मुलेशन करता है पॉलिसीज को, ताकि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सके और फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर में भी जो है अच्छा हो सके और फॉरेस्ट कवर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और फॉरेस्ट लॉस कम से कम हो सके। तो 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट का सर्वे किया जाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कि जिसका डेंसिटी ओवर 70% हो, एक मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जिसका फॉरेस्ट कवर 40 to 70% के बीच हो, एंड ओपन फॉरेस्ट जो कि 10 to 40% के बीच हो उसका फॉरेस्ट कवर। स्क्रब्स जो है यानी कि जिसका डेंसिटी 10% से कम है उसको भी सर्वे किया जाता है बट नॉट कैटेगराइज्ड एज फॉरेस्ट, लेकिन उसे फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसे फॉरेस्ट के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है जिसका डेंसिटी 10% से कम होता है। न्यू फीचर्स ऑफ ISFR 2021 क्या है कि फर्स्ट टाइम जो है इट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम एसेस्ड फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व में भी फॉरेस्ट कवर किया गया जहाँ पे टाइगर कॉरिडोर्स हैं, एंड द गिर फॉरेस्ट में भी किया गया विच हाउसेस द एशियाटिक लायन, जो एशियाटिक लायन का घर है, यहाँ पे भी फॉरेस्ट कवर को एसेस्ट किया गया पहली बार। द फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर्स हैज इंक्रीज्ड
टाइगर जहां कॉरिडोर इन क्षेत्रों में इंक्रीज किया है बाय 37.15 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 0.32% बढ़ा है बिटवीन 2011 से लेकर 21 के बीच में। बट डिक्रीज भी हुआ है बाय 22.6 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 0.04% टाइगर रिजर्व में वो डिक्रीज भी हुआ है। फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड इन 20 टाइगर रिजर्व इन दिस 10 ईयर्स। 20 टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है इन 10 सालों में, और डिक्रीज हुआ है 32 में, और 32 ऐसे टाइगर रिजर्व है जहां पे घटा भी है। बक्सा वेस्ट बंगाल, अन्नामलाई तमिलनाडु में, एंड इंद्रावती रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, जहां पे इंक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर। वहीं हाईएस्ट लॉसेस भी मिला है कुछ जगहों में, जैसे कि कवाला तेलंगाना, भादरा कर्नाटका, एंड सुंदरवन रिजर्व जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है, हाईयर डिक्रीज लॉसेस देखने को मिला है। वहीं पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, नियरली 97% फॉरेस्ट कवर है। फाइंडिंग द रिपोर्ट्स क्या है कि इंक्रीमेंट इन एरिया, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री कंटिन्यूअस टू इंक्रीज विथ एन एडिशनल कवर ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर ओवर द पास्ट 2 ईयर। इन 2 सालों में लगभग 1540 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रों में हमें फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। इंडिया फॉरेस्ट कवर इज नाउ, अब इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है तो 7,13,779 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। 21.71% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल जो एरिया है, एंड इंक्रीज फ्रॉम 21.67% इन 2019 के कंपेयर में देखें तो ये बढ़ा है। ट्री कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 721 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बढ़ा है। Tree cover is defined as all trees patches of size less than 1 hectare occurring outside the recorded forest area. This covers trees in all formation include scattered trees, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेस्ट, ठीक है। तो वही हमने बोला कि हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला फॉरेस्ट कवर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। 5 ऐसे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के जहां अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में जहां पे हमें फॉरेस्ट लॉस देखने को मिला है। स्टेट्स विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर अगर हम लोग देखें तो एरिया वाइज मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इन द कंट्री फॉलो, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। और इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के बेसिस पर देखें तो टॉप टोटल जोग्राफिकल एरिया, द टोटल 5 स्टेट्स जो है आर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। द टर्म फॉरेस्ट एरिया डिनोट्स द लीगल स्टेटस ऑफ लैंड एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, वेयर एज द टर्म फॉरेस्ट कवर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ट्रीज ओवर एनी लैंड, ठीक है। मैनग्रोव्स क्या है तो मैनग्रोव्स हैव सोन एन इंक्रीज of 17 square kilometer. India's total mangrove cover is now 4,992 square kilometer. Forest prone to fires 30, यानी कि फायर के कारण जो है फॉरेस्ट का नुकसान हुआ है क्या, 35.46% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स। आउट ऑफ दिस 2.81% इज एक्सट्रीम प्रोन, जहां पे ज्यादा फायर हो जाता है। 7.85% इज वेरी हाईली प्रोन एंड 11.51% इज हाईली प्रोन। By 2030, 45 to 64% of forests in India will experience the effect of climate change. 2030 तक इतना % फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज के कारण अफेक्ट हो सकता है, जिससे टेम्परेचर राइज होगा। फॉरेस्ट इन ऑल स्टेट जहां एग्जेम्प्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड विल हाईली वर्नरेबल क्लाइमेट हॉटस्पॉट जैसे लद्दाख। फॉरेस्ट कवर यहाँ पे 0.1 to 0.2% is likely to be most affected. Total carbon stock, the total carbon stock in the country's forest is estimated at 7,000 मिलियन टन के आसपास है, जो कि इंक्रीज हो सकता है ऑफ 79.4 मिलियन टन इन 2019।
फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है इज द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट हैज बीन स्क्वीज्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इज नाउ स्टोर्ड विद इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि कार्बन जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में स्टॉक हो जाता है, वहां पे जमा हो जाता है, तो उसे फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक बोला जाता है, जो कि मेनली विद इन लिविंग बायोमास एंड सॉइल एंड टू ए लेसर एक्सटेंट ऑल्सो डेड वुड एंड लाइटर। तो बैम्बू फॉरेस्ट जो है बढ़ा है, इतना मिलियन स्टेम्स इसका बढ़ा है इन 2019 में टू 19 में था 53,336 मिलियन कम्स हुआ है 2021 में, तो बहुत बढ़ा है। ठीक है, बैम्बू फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ कंसर्न है कि डिक्लाइन हुआ है नेचुरल फॉरेस्ट में, तो 1500 इतना के 82 किलोमीटर के आसपास डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट जो कि नेचुरल फॉरेस्ट है, जो डिक्लाइन हुआ इन द डिक्लाइन इन कंजेशन विथ एन इंक्रीज द डिक्लाइन इन कंजेशन विथ एन इंक्रीज ऑफ 2621 स्क्वायर किलोमीटर इन ओपन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, स्क्रब एरिया में इंक्रीज हुआ है बाय 5320 स्क्वायर किलोमीटर। completely degradation of forest in these areas. Very dense forest have increased by बहुत डेंस फॉरेस्ट है उसमें कुछ इंक्रीज देखने को मिला है 501 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, तो ये कुछ उसी का लिए है। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम लोग देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड कि गवर्नमेंट क्या इससे लिए इनिशिएटिव ले रही है। तो नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, ये मिशन है इंडिया मतलब गवर्नमेंट का। इसमें 8 मिशन आता है इसके अंडर। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको कि लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में, जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव है सेफ गार्ड द बायोलॉजिकल रिसोर्सेस आवर नेशन एंड एसोसिएटेड लिवलीहुड अगेंस्ट द पेरिल ऑफ एडवर्स क्लाइमेट चेंज and to recognize the vital impact of forestry and ecological sustainability, biodiversity conservation and food, water and livelihood security. नेक्स्ट है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जिसको कि इम्प्लीमेंट किया था सिंस 2000 में। ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्टिव था एफॉरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथोरिटी। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। 90% जो फंड है ये स्टेट के द्वारा देना था और 10% जो है वो सेंटर के द्वारा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन किया जा सके, और वैसे लैंड वैसा एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट्री की ज़रूरत है या फॉरेस्ट्री वहाँ पे कम है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो बहुत सारे प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपको एक पूरा जो ओवरव्यू है वो आपको मिल जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाटो से रिलेटेड, नाटो रशिया काउंसिल टॉक। ठीक है, क्या है न्यूज में? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड रशिया डिस्कस द ऑनगोइंग सिचुएशन जो है यूक्रेन में, उसके लिए ये डिस्कस कर रहा है, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी इन यूरोप, सिचुएशन इन यूक्रेन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी इन यूरोप एट द नाटो रशिया काउंसिल इन ब्रुसेल्स। टॉक बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नाटो, नाटो के रिप्रेजेंटेटिव एंड रसिया जो है मिलकर बात करेगा और एक क्लियर आउटकम इसका निकालेगा। की पॉइंट्स क्या है? नाटो रशिया काउंसिल एनआरसी वाज एस्टेब्लिश्ड एट नाटो रशिया समिट इन रोम ऑन 28 मई 2002 में हुआ था इनका समिट। इट रिप्लेस द परमानेंट ज्वाइंट काउंसिल, इसको रिप्लेस किया था, परमानेंट ज्वाइंट काउंसिल को इसने रिप्लेस किया था। ठीक है, एंड ए फोरम ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन क्रिएटेड। ठीक है, जो हुआ था 1997 नाटो रशिया फाउंडिंग एक्ट के तहत ऑन म्यूचुअल रिलेशन। ठीक है, द एनआरसी इज ए मैकेनिज्म ऑफ, ये क्या है एनआरसी? एक मैकेनिज्म है कंसल्टेशन का, कंसेशस बिल्डिंग का, कॉपरेशन का, जॉइंट डिसीजन एंड जॉइंट एक्शन का, इन विच द इंडिविजुअल नाटो मेंबर स्टेट्स एंड रशिया वर्क एज इक्वल पार्टनर्स ऑन ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है,
हाईलाइट ऑफ द मीट क्या है, क्या हाईलाइट है मीट का जो मीटिंग हुआ? तो नाटो रिजेक्टेड रशियाज डिमांड फॉर ए न्यू सिक्योरिटी सेटलमेंट इन यूरोप। नाटो ने रशिया का जो डिमांड है न्यू सिक्योरिटी सेटलमेंट का, उसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। चैलेंजिंग रशिया टू विड्रॉ ट्रूप्स डिप्लॉइंग नियर यूक्रेन, ठीक है, एंड reducing the threat of open conflict. For the US and EU, Ukraine acts as a significant buffer with Russia. यूएस और यूए के बीच में यूक्रेन जो है एक्ट करता है एक बफर की तरह रशिया के लिए। तो यूक्रेन इज ऑल्सो बिल्डिंग ए नेवल बेस इन ओकावी एंड अनदर इन बोर्दियास्क विच रशिया इज नॉट हैप्पी अबाउट, ठीक है। तो इसी के लिए द वेस्टर्न एलाइज रिसीव्ड नो प्रॉमिस दैट रशिया विल स्टैंड डाउन इट्स फोर्स विच मॉस्को इंसिस्ट्स पोज ऑन थ्रेट टू इट्स ऑलरेडी partially occupied neighbor despite the threat of economic sanctions, ठीक है। रशिया demanded not to admit any members into NATO and to withdraw western forces from its ईस्टर्न एलाइज। रशिया का डिमांड है कि किसी को भी नाटो में नॉट टू एडमिट, किसी कोई भी मेंबर को नाटो में एडमिट ना मिले और विड्रॉ कर ले वेस्टर्न फोर्सेस से फ्रॉम इट्स यूरोपियन एलाइज। इट ऑल्सो वार्न्ड दैट द कंटिन्यूड डिटोरेशन कुड लीड टू द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड मोस्ट डायर consequences फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी, ठीक है। तो देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन नाटो एलाइज एंड रशिया विच विल नॉट बी इजी टू ब्रिज। इंडियाज स्टैंड ओवर रशिया यूक्रेन क्राइसिस। इंडिया का क्या स्टैंड है? तो इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द वेस्टर्न पावर कंसिडरिंग ऑफ रशियाज इंटरवेंशन इन क्रीमिया एंड कीप्ड ए लो प्रोफाइल ऑन द इशू। इंडिया जो है वेस्टर्न पावर के साथ ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि वो जो रशिया का इंटरवेंशन है क्रीमिया में, उसमें वो लो प्रोफाइल यानी इस इशू में वो घुसना नहीं चाहता है इंडिया। तो इन नवंबर 2020 इंडिया वोटेड अगेंस्ट यूक्रेन। इंडिया जो है यूक्रेन के अगेंस्ट वोट किया, जो यूक्रेन स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस का, दैट कंडेम्ड एलाइड ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन क्रीमिया देयर बाय बैकिंग ओल्डली रशियाज ऑन इश्यूज, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो क्या है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख ले। तो जो इसे ये मिलिट्री अलायंस है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको कि वाशिंगटन ट्रीटी बोला जाता है, ऑफ अप्रैल 1949 बाय यूनाइटेड नेशंस, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के साथ से कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया था। इसका की प्रोविजन क्या है ट्रीटी का? टू सो कॉल्ड आर्टिकल 5 स्टेट्स दैट if one member of the alliance is attacked in Europe or North America, it is to be considered an attack on all members। यानी यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के किसी भी अलायंस, किसी भी मेंबर के साथ अगर अटैक होता है तो ये अटैक माना जाएगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर, ठीक है। अटैक ऑन ऑल मेंबर्स, ये पूरे मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा। दैट इफेक्टिवली पुट वेस्टर्न यूरोप द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ द यूएस। तो एज ऑफ 2019 देयर आर 29 मेंबर्स स्टेट है, विथ मोंटेग्रो बिकमिंग द लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन, जिसको कि अलायंस ऑफ 2017 में ये ज्वाइन किया था, ठीक है। अगर नाटो को हम लोग देखें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये है नॉर्थ मैकेडोनिया जिसने 2017 में लेटेस्ट ज्वाइन किया था, और ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ना, ये नाटो का मेंबर कंट्री है, ठीक है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कुछ वे फॉरवर्ड अगर हम लोग कुछ और देखें तो ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर द सिचुएशन इज टू रिवाइव द मिन्स्क पीस प्रोसेस। देयरफॉर द वेस्ट, यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज should push both sides to resume talks and live up to their commitments as per the Minsk agreement। जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था उसके लिए आप रिज्यूम कर सकते हैं टॉक को, टू रिस्टोर रिलेटिव पीस ऑन द बॉर्डर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाटो का रशिया के साथ, और इसमें इंडिया का क्या प्रेजेंस रहा है उसको भी देखते हुए, और नाटो में कौन कौन से मेंबर है, ये करंट के साथ साथ आपके जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है NEAT इनिशिएटिव, नीट इनिशिएटिव। ठीक है, क्या है ये, क्यों है और क्या है, न्यूज में हम लोग देख लेते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है एक न्यू नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0 टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन। यानी ये एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी हायर एजुकेशन में किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बेटर लर्निंग आउटकम्स को निकाला जा सकता है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है एक नया नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0। ठीक है, तो क्या की पॉइंट्स देखने को मिलेंगे कि मॉडल ऑफ नीट स्कीम जो कि बेस्ड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, यानी कि इसमें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक यानी गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर इसमें काम करेगा, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडटेक कंपनीज ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, The objective of NEET are to bring the best technological solution in education, यानी एजुकेशन में बेस्ट टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो भी हो सकता है वो नीट के द्वारा लाया जाएगा। पेडोगॉगी ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी वैसे लोग जो पैसों के कारण या फिर पुअर प्लेटफॉर्म्स के कारण वो अपना एक कन्वीनियंस सोर्स नहीं खोज पा रहे हैं एजुकेशन के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए ये एक बेस्ट सॉल्यूशन होगा नीट, जो कि उन्हें बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टारगेटेड एरियाज कौन कौन से होंगे, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कस्टमाइज्ड लर्निंग और ई कंटेंट इन निखे एरियाज हैविंग हाईली एम्प्लॉयबल स्किल्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड फॉर शोकेसिंग ऑन द पोर्टल, यानी कि जो ये पोर्टल बनाया जाएगा इसमें हाईली एम्प्लॉयबल स्किल्स यानी जो बेस्ट टीचर्स होंगे उन्हें ही इनमें एम्प्लॉयड किया जाएगा ताकि वो बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके। मॉडस ऑपरेंडी क्या है, यूजिंग दिस द गवर्नमेंट प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री कूपन्स। इस मॉडस ऑपरेंडी जो है इसके यूज से गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक डिस्ट्रीब्यूट करे, फ्री कूपन्स प्रोवाइड करे फॉर एन एरी ऑफ कोर्सेस ऑफर्ड बाय एडटेक कंपनीज। ये जो एडटेक कंपनीज है इनमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री कूपन्स। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी इसमें, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इम्प्लीमेंटिंग यही इसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका सेटअप नवंबर 1945 में हुआ था एज ए नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी के रूप में। इसका पर्पस है वाज टू कंडक्ट ए सर्वे ऑन द facilities available for technical educations and to promote development in the country in a coordinated and integrated manner। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 का ये पॉलिसी है ये इसके अंदर वेस्टेड है, उसी से जुड़ा हुआ है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू एसर्डेशन, funding in priority areas, monitoring and evaluation, maintaining party of certification and awards, यानी कि इसमें सर्टिफिकेशन भी होगा और अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री, ताकि टेक्निकल एजुकेशन जो है कंट्री में उसको मैनेजमेंट करने का भी काम इसी का है। एडटेक क्या है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एडटेक जो कि एक आईटी टूल होगा इनटू द क्लासरूम, जिससे कि इंगेजिंग, इंक्लूसिव एंड इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा सकेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, इंटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ एडटेक, जिससे कि टेक्नोलॉजी होल्ड्स प्रॉमिस एंड हैव इनक्रेडिबल पोटेंशियल, इट कैन हेल्प जो है इन इनेबलिंग ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ एजुकेशन, यानी बेस्ट टू बेस्ट टीचर एक प्लेटफॉर्म में जब आएंगे तो स्टूडेंट्स को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट भी वो देंगे और उन्हें बहुत उनसे फायदा भी होगा। Enhancing educational productivity by improving rates of learning, reducing costs of infrastructural material and service delivery at scale, better utilizations of teachers or instructor time। ठीक है,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, इसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड भी क्लियर हो जाएगा। तो इंडिया ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, जिसके तहत रिस्पॉन्सिव टू द क्लैरियन कॉल टू इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी एट एवरी लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, टू स्प्रेड एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग ए स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल करके एजुकेशन को और बेटर किया जा सकता है, ठीक है। स्कोप क्या होगा, इसमें 4,500 स्टार्टअप्स होंगे, एंड करंट वैल्यूएशन लगाया गया है इसमें, ये जो पोर्टल होगा, ये एडटेक का ये जो इकोसिस्टम होगा, इसमें $700 मिलियन का इसमें कॉस्टिंग होगा, एंड द मार्केट गियर्ड फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट एंड एस्टाउंडिंग मार्केट साइज जो होगा $30 बिलियन इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। एसोसिएटेड इश्यूज क्या है विथ एडटेक, या लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेस, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत से ऐसे स्कूल है जहां पर कि अभी भी जो है मतलब स्कूल जो है या फिर बच्चे जो है वो फोन अफोर्ड नहीं कर सकते, कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन उनके पास नहीं होती है क्लासेस में, ठीक है, ताकि क्लासेस को ऑनलाइन चलाया जा सके। तो ये डिफिकल्टीज आती है। एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे इंडिया के तहत 2017-18 में देखा जाए तो ओनली 42% ऑफ अर्बन एंड 15% ऑफ रूरल हाउस होल्ड में इंटरनेट एक्सेस देखने को मिला है। एंड एडटेक कैन इंक्रीज द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग डिजिटल डिवाइड। कॉन्ट्राडिक्शन विथ राइट टू एजुकेशन के कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इज नॉट एन अफोर्डेबल टूल, ये सबके लिए अफोर्डेबल तो नहीं है। शिफ्टिंग टुवार्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन अगर कंप्लीटली करते हैं तो ये जो है राइट टू एजुकेशन को कहीं ना कहीं से अफेक्ट करता है। दैट डज हु कैन नॉट एक्सेस द टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे वो ये जो फैसिलिटी है इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ रिलेटेड स्टेप्स जो इसके साथ साथ देखने को मिले, जैसे PM ई विद्या, स्वयं पोर्टल, तो बहुत सारे ये भी हमें स्टेप्स देखने को मिलते हैं। कुछ अगर वे फॉरवर्ड अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव एडटेक जो पॉलिसी है ये जो एक्सेस करता है लर्निंग, प्रोवाइड एक्सेस लर्निंग स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप, enabling process of teaching, learning and evaluation, facilitating teacher training and continuous professional development, improving governance system including planning, management and monitoring processes. Technology is a tool, not a panacea. Public educational institution play an exemplary roles in social inclusion and relative equality. It is the place where people of all gender, classes, castes and communities can meet without one group being forced to bow to others. Therefore, technology cannot substitute schools or replace teachers. Thus, it should not be टीचर्स वर्सेस टेक्नोलॉजी, रादर टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। ये टीचर्स वर्सेस टेक्नोलॉजी नहीं होकर ये टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी, टीचर और टेक्नोलॉजी दोनों मिल गया तो एक बेटर सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये नीट इनिशिएटिव क्या है, और तो आई होप आपको हर एक पॉइंट्स, हर एक फैक्ट्स बैकग्राउंड के साथ मैंने क्लियर कराया है और आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है न्यू इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ। अभी न्यू इसरो चेयरमैन जो बने हैं वो है एस सोमनाथ, ठीक है। क्या न्यूज में है देख लेते हैं। तो रिसेंटली एस सोमनाथ एन एमिनेंट जो रॉकेट साइंटिस्ट हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड द स्पेस सेक्रेटरी। एस सोमनाथ को, जो कि एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं, इनको चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया इसरो का, एंड स्पेस सेक्रेटरी भी बनाया गया है। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर सोमनाथ क्या है, तो ही हैज प्लेड ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। इनको डेवलपमेंट करने में इनका बहुत ही योगदान रहा है।
इन्होंने ज्वाइन किया था द GSLV M3 प्रोजेक्ट को 2003 में एंड सर्व्ड एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रॉम 2010 टू 2014, यानी 2010 से लेकर 2014 तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग एंड लॉन्च व्हीकल। सिस्टम इंजीनियरिंग और लॉन्च व्हीकल में भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। लेटर ही उनका जो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनस साइक्रोजेनिक स्टेजेस फॉर द GSLV। तो इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। कुछ की पॉइंट्स अगर हम लोग देख लें इसरो के बारे में तो देख लेते हैं। तो इट इज़ द पायनियर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, जिसका कि हेडक्वार्टर हमें बेंगलोर में। इसरो जो जिसका फॉर्म हुआ था 1969 में विथ ए विजन टू डेवलप एंड हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेशनल डेवलपमेंट वाइल परस्यूइंग प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस साइंस रिसर्च। इसरो रिप्लेस्ड इट्स प्रेडिएटरी इसरो ने रिप्लेस किया था इनकोस्प्रा को, यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च को इसने रिप्लेस किया था, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1962 में बाय इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। दोनों के द्वारा ये स्टेब्लिश किया गया था इन 1962 में बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड साइंटिस्ट के द्वारा इसको रिप्लेस किया था इसरो ने 1969 में, एंड कंसिडर्ड अमंग्स द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अचीवमेंट्स क्या क्या है इसरो के? तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो आर्यभट्ट है, जिसको कि इसरो के द्वारा ही बनाया गया था और लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन के द्वारा ऑन 19 अप्रैल 1975। 1980 में इसने लॉन्च किया था रोहिणी, जो कि फर्स्ट सैटेलाइट था जो सक्सेसफुली प्लेस्ड हुआ था अपने ऑर्बिट में बाय SLV-3 के द्वारा एंड इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। ठीक है। सब्सिक्वेंटली अगर हम लोग देखें तो 2 अदर रॉकेट जिसको डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा, यानी PSLV और GSLV। PSLV यानी कि प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन पोलर ऑर्बिट्स। पोलर ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है वो PSLV के द्वारा किया जाता है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है वो GSLV के द्वारा, दोनों ही इसरो के द्वारा ही जो कि डेवलप की गई थी। बोथ द रॉकेट्स हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड सेवरल अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लाइक IRNSS एंड गगन जो है हैज बीन डिप्लॉयड। Indian Regional Navigation Satellite System is designed to provide accurate position information service to assist in the navigation of ships in the Indian Ocean's waters. Gagan is India's first satellite-based global positioning system that relies on ISRO's GSAT satellites. In January 2014, ISRO was an indigenously built cryogenic engine for a GSLV D5 launch of the GSAT-14 satellite, making it one of the only 6 countries in the world to develop a cryogenic technology। कि दुनिया में जो 6 ऐसे कंट्रीज है जिसने डेवलप किया उसमें इंडिया भी है, और इसरो के द्वारा ही ये किया गया है। सम ऑफ द रिमार्केबल स्पेस प्रोब्स ऑफ इसरो इंक्लूड चंद्रयान 1 जो कि लूनर ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 1 एंड एस्ट्रोसेट स्पेस ऑब्जर्वेटरी। द सक्सेस ऑफ द मार्स ऑर्बिट मिशन वाज इंडिया ओनली द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच मेरिटियन ऑर्बिट। मेरिटियन ऑर्बिट में वर्ल्ड में पहुंचने वाला इंडिया 4th कंट्री बन गया है। India launched Chandrayaan 2 in second lunar exploration mission after Chandrayaan 1 on 2 जुलाई 2019। कुछ मेजर इसरोस के अचीवमेंट्स देख लेते हैं 2021 के। जैसे पहला है एमजोनिया 1, द 5th फ्लाइट ऑफ PSLV C-51 मार्क्ड द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशंस फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। Amjonia 1, the optical Earth observation satellite of National Institute for Space Research, would provide remote sensing data to users for monitoring deforestation in the Amazon region and analysis of diversified agriculture across the Brazilian territory. UnitySat 3 satellites, they have been deployed to provide radio relay services. HDSat Satish Dhawan satellite
is a nano satellite. As HDSat is a nano satellite intended to study the radiation levels or space weather and demonstrate long range communication technologies. Satish Dhawan satellite HDSat is a nano satellite intended to study the radiation levels or space weather and demonstrate long range communication technologies. अपकमिंग मिशंस जो है वो है गगनयान मिशन है. इंडियाज मेडन स्पेस मिशन गगनयान वाज लॉन्च्ड इन 2023. Then Chandrayaan 3 mission. Chandrayaan 3 is likely to be launched during the third quarter of 2022. 3 Earth observation satellites EOS-4 Reset 1A and EOS-6 OceanSat 3 will be launched using ISRO's Workhorse PSLV. The third one, EOS-2 Microsat, will be launched in the first developmental flight of the small SLV, small satellite launch vehicle. These satellites will be launched in the first quarter of 2022. अदर कुछ है यानी शुक्रयान मिशन है, ठीक है, जो कि द इसरोज इज ऑल्सो प्लानिंग ए मिशन इन वेनस टेंटेवली कॉल्ड शुक्रयान. ओन space station. India is planning to launch its own space station by 2030, joining the league of US, Russia and China to a elite space club. कुछ challenges है for ISRO. Merry contribution in global space economy. India accounts for only 2% of the global space economy. The two key reasons for the same as are lack of space specific laws and effective monopoly enjoyed by ISRO over all space related activities. कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी एंड रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी. India's few currently space activities are currently governed by a few international treaties along with 2 national policies which are this and this. ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे बैकग्राउंड दिया है. अगर ये भी आपको ये कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो अगर आपको देखना है इसके बारे में भी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. करंट के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसका बैकग्राउंड अगर जानेंगे तो ये आपको इकोनॉमी में काम आएगा. तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक ओवरव्यू इसका आप अगर चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं. कुछ स्टेप्स टेकन किए गए फॉर स्पेस रिजोल्यूशन, इसको भी आप एक बार रीड कर लेंगे. एक छोटा सा ब्रीफ आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ये 14 जनवरी का जो करंट अफेयर्स का जो ये वीडियो है इसका ये पार्ट 1 है. ठीक है, पार्ट 2 आएगा, ये इसका पार्ट 1 है. तो मिलता हूँ इसके पार्ट 2 के साथ. हो सकता है ये आज ही अपलोड हो जाए या फिर कल अपलोड हो जाए. ठीक है, 2 पार्ट में आएगा. तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. तो वीडियो पसंद आता है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद.